तो मेरा टारगेट ये है कि हर आंगनबाड़ी में फर्नीचर, अलमारी और उसके बाद दूसरा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, जिसकी वजह। नमस्कार, मैं अमन त्रिवेदी आप सभी का आंगनवाड़ी और आशा बहनों के सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज में स्वागत करता हूं। आज की पहली खबर उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक विभाग यह नहीं तय कर पाया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जो लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या दें, उनका कुपोषण कैसे दूर करें। अब कहा जा रहा है विभाग के द्वारा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा दलिया और पंजीरी। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि अब दलिया और पंजीरी देने की बात की जा रही है। पूरी खबर आपको बता दें, बाराबंकी में NBT में एक खबर छपी गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दाल, चावल व गेहूं के बजाय बच्चों को खाने योग्य सामग्री दी जाएगी। मतलब कि अब दाल, चावल और गेहूं बंद कर दिया जाएगा, उसकी जगह पर खाने योग्य सामग्री दी जाने की बात कही जा रही है। और ये जो सामग्री है वो है दलिया और पंजीरी। यह दलिया और पंजीरी के रूप में बांटा जाएगा। इसके लिए पहले फेज में 8 ब्लॉकों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें के लिए जो ब्लॉक हैं वो चयन कर लिए गए हैं उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में। इन ब्लॉकों में एक एक प्लांट की स्थापना होगी। स्थापना के लिए जमीन की तलाश भी तेज कर दी है। तो इस तरह से अब आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनको दलिया और पंजीरी देने की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि प्लांट लगाकर ये जो प्रोसेस्ड फूड है इनको तैयार किया जाएगा और इसमें जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होंगी वो काम करेंगी और उनको जो लाभांश होगा वो दिया जाएगा। तो इस तरह से विभाग के द्वारा अब नया तंज कसा जा रहा है कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे होंगे उनको दलिया और पंजीरी दी जाएगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को अब दलिया और पंजीरी देने की बात कही जा रही है। अब आगे देखते हैं कि इसके विषय में विभाग के द्वारा क्या निर्णय निकल के आता है। जो भी आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल ICDS न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए सभी खबरें ढूंढ कर आप तक पहुंचाई जाती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें एक भाई के द्वारा हमें भेजी गई हैं और उनके द्वारा बताया गया कि कहीं कहीं पर आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पोषाहार, जो गेहूं चावल का वितरण किया जा रहा है, उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गेहूं है पूरी तरह से खराब हो चुका है और इस तरह से कहीं कहीं पर आंगनवाड़ी केंद्रों पे इस तरह का जो गेहूं है वो वितरित किया जा रहा है। अब आप ही सोचिए कि अगर ऐसा गेहूं, ऐसा राशन लाभार्थी खाएंगे जो कुपोषित हैं तो उनका कुपोषण कैसे दूर होगा। गर्भवती माताएं खाएंगी तो उन पर क्या असर होगा। तो विभाग को जो कंपनियां ये सब बनाती हैं उन पर नकेल कसना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि अगर कोई भी खराबी आती है आपके उसमें तो आपका जो टेंडर है वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा। तो विभाग को इस पर नकेल जरूर कसनी चाहिए कि आगे ऐसी घटनाएं और ऐसे जो कार्य हैं वो ना हो सकें। आगे आप देख पा रहे होंगे कि सेविका सहायिकाओं को जल्द मिले मानदेय। यह झारखंड धर्मार्थ से खबर है कि आंगनवाड़ी की सेविका सहायिका एवं पोषण सखियों की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पा कुमारी व जिला महामंत्री रूमा बनर्जी ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप को आवेदन सौंपा। इसमें आंगनवाड़ी की सेविका सहायिका एवं पोषण सखी को मार्च 2021 से मानदेय व अप्रैल माह के लिए पोषाहार राशि नहीं दी जाने की बात कही गई है। आवेदन में कहा गया है कि सेविका सहायिका व पोषण सखी घर घर जाकर टीकाकरण, स्वाब जांच व पोषाहार बांट रही हैं। इसके बाद भी उन्हें मानदेय व पोषाहार की राशि नहीं मिलने से उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द करने की मांग की गई है। तो इस तरह से झारखंड में आंगनवाड़ी जो सेविका सहायिका है उनका मार्च माह से मानदेय अभी तक नहीं मिला है और ना ही अप्रैल माह का जो पोषाहार है वो वितरण किया गया है। तो इस तरह से आप जान रहे होंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3-3, 4-4 महीनों का मानदेय रोक कर रखा जा रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपका मानदेय समय पर आ रहा है या नहीं। अगर आप हमारी वीडियो को धनबाद और झारखंड एरिया से देख रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आंगनवाड़ी से जुड़ी खबरें लाई जाती हैं। और इसी के संबंध में एक अगली खबर है कि खाद्य सामग्री के मानक के तहत वितरण किया जाए। श्रीपू ने कहा है कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो आंगनवाड़ी बहनें और जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो पोषाहार का वितरण कर रही हैं, डाई राशन का वितरण कर रही हैं, वह बिल्कुल मानक के तौर पर उनका वितरण करें। कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। इसके तहत एक अगली खबर भोपाल से ही है कि भोपाल में तीसरी लहर की जो तैयारी है वो प्रारंभ कर दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कि तीसरी लहर की तैयारी आंगनबाड़ी में हो जाएगी BPO ऑक्सीजन की जांच। इसके लिए आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देकर किया जा रहा है उनको दक्ष, और सभी बच्चों का रिकॉर्ड भी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि स्तर प्रभावित होने पर एएनएम को तत्काल करनी होगी रिपोर्ट। प्रशिक्षण के दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि BP ऑक्सीजन का स्तर कम या ज़्यादा होने पर इसकी तत्काल एएनएम
मतलब कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रिपोर्ट करनी होगी। ये एएनएम उन्हें दवाएं उपलब्ध कराएंगी, वहीं ऑनलाइन डाटा फीड कर इसकी जानकारी तत्काल हेडक्वार्टर तक भेजेंगी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में जो आंगनबाड़ी बहनों को इसके लिए लगा लिया गया है, क्योंकि जो तीसरी लहर है इसमें उन लोगों को ज़्यादा खर्चा है जिनका कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। यानी कि अगर आप देखें तो जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा खतरा है। तो इस वजह से इसकी जो तैयारी है वो तेज कर दी गई है। उसमें आंगनबाड़ी बहनों को प्रहरी बनाया जाएगा और प्रहरी की तरह आंगनबाड़ी बहनें इस काम में फिर से अपनी सेवा करेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से अस्पतालों में बच्चों के लिए बेड और आईसीयू की व्यवस्था के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन जांच करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलहाल इस ट्रेनिंग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल की कुछ आंगनबाड़ियों में चलाया जाएगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर यह जो आदेश देख पा रहे हैं यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। आइए आपको इसके बारे में विस्तृत बताते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। यह जो आदेश है ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जारी किया गया है। 25 जून 2021 को यह जारी किया गया था। इसका जो विषय है वार्षिक कार्य योजना में बजट 2021-22 में प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में फर्नीचर उपलब्धता हेतु सूची के सत्यापन के संबंध में। जी हाँ, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में फर्नीचर की व्यवस्था की जानी थी उसी के संबंध में सभी जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे जो सूची है उसको सत्यापन करने के लिए कहा गया है। संलग्न सूची के अनुसार पूछा गया है कि ड्यू डास कोड से संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाने की स्थिति में हाँ या नहीं बताना है कि आंगनवाड़ी केंद्र जो प्राथमिक विद्यालय के अंदर चल रहे हैं या उसके बाहर चल रहे हैं, और इसी के तहत जो 3 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वह कितने हैं, उनके स्थिति के बारे में भी बताना है कि कितने बच्चे हैं। तो उस हिसाब से जो फर्नीचर की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए की जा रही है। उत्तराखंड में भी आंगनवाड़ी केंद्रों में कुर्सी टेबल की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे हैं वो धूल मिट्टी में न बैठें। इसके लिए जो बजट है वो भी जारी कर दिया गया है। जितनी आंगनबाड़ियां हैं वहाँ पे बच्चा नीचे नहीं बैठेगा, और क्योंकि दरी में बैठ रहा है बच्चा, गंदगी में बैठ रहा है, अगर उसके लिए साफ सफाई नहीं होगी तो बच्चा आगे क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा। तो मेरा टारगेट ये है कि हर आंगनबाड़ी में फर्नीचर, अलमारी, और उसके बाद दूसरा टारगेट मेरा है कि जितने मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे जो बच्चे नीचे बैठते हैं वहाँ फर्नीचर दूंगा मैं, और इन आंगनबाड़ी और जो सरकारी स्कूल है इनकी व्यवस्था सुधारने में मैं काम करने में लगा हुआ। अभी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके जो आंगनबाड़ी केंद्र में कुर्सी मेज की व्यवस्था है या नहीं है। आपको अपने विभाग के द्वारा कुर्सी मेज दी गई है या नहीं दी गई है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बिहार में नीतीश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में एक नई पहल शुरू करने की बात कही है। आइए आपको बताते हैं कि नीतीश सरकार ने क्या कहा। कोरोना की तीसरी लहर में बचाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को खिलाया जाएगा विशेष प्रकार का पौष्टिक लड्डू। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक विशेष प्रकार का जो पौष्टिक लड्डू है यह आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे होंगे, जो लाभार्थी होंगे, उनको खिलाया जाएगा। सरकार का ऐसा कहना है। सरकार के निर्देश पर इसके लिए कई माइक्रो प्लानिंग तैयार कर ली गई हैं। गेहूं और मूंगफली के अंकुरित दानों से तैयार किया जाएगा ये लड्डू, और इससे मजबूत होगी बच्चों की पाचन शक्ति और विकसित होगी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसे बनाने के लिए माताओं को प्रेरित करेंगी आंगनवाड़ी सेविकाएं, और इसके लिए सेविकाओं को दिया जा रहा है ऑनलाइन प्रशिक्षण। तो इस तरह से बिहार में बिहार सरकार के द्वारा एक नई पहल चालू की जा रही है कि जो आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे होंगे उनमें कुपोषण के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे। तो आप अगर बिहार से देख रही हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको भी इसका जो ऑनलाइन प्रशिक्षण है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर ये सब ऐसे ही पोस्टों और अखबारों में चलता रहता है और इसके संबंध में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बुलंदशहर से साधना बहन जी के आंगनवाड़ी केंद्र में राशन वितरण की कुछ तस्वीरें हैं जो भेजी गई हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप भी अपने काम की जो तस्वीरें हैं हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो तस्वीरें हैं वो हमें भेज सकते हैं। राजस्थान से भारत रावल भाई है, इन्होंने ट्वीट किया है कि पोषाहार में भी कालाबाजारी हो रही है, सरकार की मॉनिटरिंग सही प्रकार से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों पर सही प्रकार से जो लाभार्थी हैं उनको पोषाहार वितरित नहीं हो पा रहा है। यह सिरोही राजस्थान में खबर भी छापी गई है कि भूखी गर्भवती नारी पोषाहार में भी कालाबाजारी, बांट आंगनवाड़ी केंद्र। तो इस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में कहीं कहीं पर जो पोषाहार है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहां पर कालाबाजारी हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी आंगनवाड़ी बहनें ऐसा करती हैं, लेकिन कुछ आंगनवाड़ी और स्वयं सहायता समूह वाले ऐसे भी होते हैं जो राशन आता है उसमें कालाबाजारी कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। तो ऐसा
आंगनवाड़ी बहनें और जो स्वयं सहायता समूह वाले हैं वो ना करें, जो जिनके लिए आ रहा है उनको वितरित करें, क्योंकि इस समय हमारे देश में जो कुपोषण की स्थिति है बहुत ही ज़्यादा खराब है। हमको कुपोषण को कम करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। तो जो लाभार्थी हैं उनको उस जो अनाज आ रहा है, जो पोषण आ रहा है, उन तक पहुँचाना है। आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आपको इसको बखूबी निभाना भी है। तो इसी के संबंध में आगे देखते हैं कि कमलापुरी खालसा आंगनवाड़ी केंद्र में राशन वितरण के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। आशा करते हैं आपके आंगनवाड़ी केंद्र में ऐसा ना होता होगा, क्योंकि जब भी कहीं पर भी आंगनवाड़ी केंद्र में राशन वितरण किया जाता है, पोषाहार का वितरण किया जाता है, तो वहां पर जो ग्रामीण होते हैं इसी प्रकार से भीड़ लगा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में भी कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है और इन लोगों को लग रहा है कि जो कोरोना है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन इसकी जो तीसरी वेव है अभी फिर से आने वाली है और इसके लिए अभी तैयारियां भी तेज की जा रही हैं। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि अभी भी हमें सावधानी रखनी है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर ध्यान देना है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पोषाहार वितरण वहां पर हो रहा है तो आपको वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करना है और उसके बाद ही आपको फोटो क्लिक करके जो विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालना है, अन्यथा आपको भी कहीं से ऐसी खबरें सुनने में आ सकती हैं। इसके बाद देखते हैं कि पंजाब से एक आंगन भाई हैं, उनके द्वारा ये हमें तस्वीरें भेजी गई हैं धरना की, और इनमें आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बच्चों के टीकाकरण और राशन वितरण के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही उनकी मीटिंग ली गई। उत्तर प्रदेश से मीरा शुक्ला बहन है, इन्होंने हमारे ICDS उत्तर प्रदेश के ग्रुप में पोषण ट्रैकर को लेकर एक जानकारी शेयर की है। आइए हम आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। किंतु अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और खबरों को वहां से भी पाना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अपने राज्य की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले बता दें कि अगर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अपडेट कौन कौन से अपने आप हो जाते हैं, यानी कि जो बहुत सारी आंगनवाड़ी ये पूछती रहती हैं कि अगर कोई गर्भवती है और बाद में उसकी डिलीवरी होने के बाद उसको धात्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सभी जानकारियां इसमें बताई गई हैं एक एक करके, तो आप इनको देख लीजिए। यदि गर्भवती महिला की डिलीवरी तारीख मोबाइल एप्लीकेशन व पर अपडेट कर दी गई है तो वह गर्भवती माता के लाभार्थी वर्ग से इनएक्टिव होकर धात्री माता के लाभार्थी वर्ग में जुड़ जाएगी। यानी कि जब आप उसमें डिलीवरी तारीख डाल देंगी गर्भवती माता वाले सेक्शन में, तो वहां पर वह अपने आप गर्भवती से हटकर धात्री माता में जुड़ जाएगी। इसी तरह नवजात की डाटा एंट्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को 0 से 6 माह वर्ग में करनी होगी। यदि किसी कारणवश गर्भवती महिला का गर्भपात हुआ है, यदि एक बार धात्री महिला 6 माह पूर्ण कर लेगी तो उसका नाम धात्री महिला के नाम से अपने आप हट जाएगा और धात्री महिला के लाभार्थी नहीं रहेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जब भी धात्री महिला जो है 6 माह पूर्ण कर लेंगी तो उस सेक्शन से उनको हटा दिया जाएगा। यदि मृत जन्म है, यदि किसी बच्चे ने 6 माह की उम्र पूर्ण कर ली है तो वह स्वतः ही 0 से 6 माह के लाभार्थी वर्ग से इनएक्टिव होकर 6 माह से 3 वर्ष तक के लाभार्थी श्रेणी में आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी लाभार्थियों के वर्ग में ऐसा ही होगा, यानी कि जब भी वो अपनी श्रेणी को पूर्ण कर लेगा तो वो किसी दूसरी श्रेणी में जाकर ऐड कर दिया जाएगा। और पोषण ट्रैकर ऐप को कैसे चलाना है इसके बारे में हमने आपको पूरा एक वीडियो बनाकर बता दिया था। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको वीडियो की स्क्रीन पर आपकी एक लिंक दिख रही होगी, आप इस पर क्लिक करके जो पोषण ट्रैकर ऐप पर कैसे काम करना है पूरी जानकारी इस पर आपको दी गई है। आप इस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।